चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर चलाए जा रहे थे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बताए जा रहे थे। आपके प्रीवियस 2 वीडियोस में बताया गया था कि फाइनेंस होता क्या है, बिजनेस फाइनेंस क्या होते हैं, और टोटल के टोटल फाइनेंस को जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसको कैटेगराइज्ड कितने पार्ट्स में किए गए थे। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेकिन जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, या जो फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल होगा एज अ फंड, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया। तो क्लासिफाई किया गया था सोर्सेज ऑफ फंड को ओनरशिप के बेसिस पे, जो कि बताया गया है प्रीवियस क्लास में, टाइम पीरियड के बेसिस पे, और तीसरा सोर्सेज ऑफ जनरेशन के बेसिस पे। ये पूरा का पूरा ओनरशिप बेसिस, टाइम पीरियड और सोर्सेज ऑफ जनरेशन के बारे में बता दिया जा चुका है। यहां पे तो हम लोग को जानना है सही मायने में कि जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है हमारे पास, वो रास्ते जहां से मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता हूं, वो ओनर्स फंड हो, बोरोड फंड हो, लॉन्ग टर्म टाइप के लिए सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास फंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहां पे हम लोग आज जानेंगे कि इक्विटी शेयर्स वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, रिटेन्ड अर्निंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के पार्ट है, डिबेंचर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के पार्ट है। लॉन्ग टर्म कोई भी रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, वो या तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग सेक्टर से कहीं से भी हम पैसे लेके तो आ सकते हैं। वो बोरोड फंड हो सकता है, नहीं तो खुद हमारे इंटरनल कुछ सोर्सेज हो सकते हैं, ओन्ड फंड हो सकते हैं हमारे पास। वो सब की डिस्कशन पार्ट पार्ट करते हुए हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे पार्ट वाइज। आज हम लोग जानते हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा सोर्स है जिससे कि हम अपनी फंड रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं रिटेन्ड अर्निंग से। रिटेन्ड अर्निंग हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसको सबसे पहले कि रिटेन्ड अर्निंग होगा क्या और कौन से क्लासिफिकेशन इसको रखा जा सकता है, वो डिस्कस कर लेंगे यहां पे हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है। जब भी कभी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट हो, तो उस प्रॉफिट पे अधिकार ओनर का होता है। अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ओनर को टोटल के टोटल अर्निंग या प्रॉफिट से कुछ पार्ट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कुछ पार्ट अपने पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रख ले, वो फ्यूचर के लिए, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, और उस अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास प्रॉफिट का पार्ट रखती है एज अ रिजर्व, या उसको कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। वो जो प्रॉफिट का पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया ओनर के बीच में, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, या कोई कंपनी हो, तो कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में। इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उसकी डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं किया गया कुछ प्रॉफिट, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे पास है उसे रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे। मतलब सिंपल सा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट का अगर कुछ पार्ट अपने पास ऑर्गेनाइजेशन रख ले, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, तो क्या कह दिया जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिसे यहां पे हम लोग रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। उसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को प्लगिंग बैक प्रॉफिट भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। यानी कि अगर क्वेश्चंस पूछे कि रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम क्या है, तो रिटेन्ड अर्निंग को प्लगिंग बैक प्रॉफिट भी कहा जाता है, यानी कि वैसे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हमने नहीं किया ओनर्स के बीच में।
तो देखते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग की डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस किस तरीके से। पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट का पोर्शन विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। सिंपल सा है रिटेन्ड अर्निंग, बस इसी के ऊपर फोकस्ड है। रिटेन्ड अर्निंग पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स बट रिटेन्ड एज अ रिजर्व्स, लेकिन उसको रिटेन्ड रख लेंगे हम लोग एज अ रिजर्व्स। किस चीज के लिए? री इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर हुआ? बहुत ही आसान है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग एक सोर्स है फंड जनरेट करने का, और वो सोर्स पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, लेकिन वो सोर्स हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, विद इन द इंटरनल सोर्सेज हो जाते हैं। तो फिर एक सवाल होगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि रिटेन्ड अर्निंग बताइए ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसके सोर्स है? फाइनेंस के सोर्स तो हुए रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन किस कैटेगरी में जाएगा? तो रिटेन्ड अर्निंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग जो है ना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो किधर चला जाएगा? इंटरनल सोर्सेज में। किधर चला जाएगा? इंटरनल सोर्सेज में। दूसरा, ये हमारे पास एज अ रिटेन्ड अर्निंग होता है, जिसको हम लोग मानते ऐसा है कि ये लॉन्ग टर्म टाइम के लिए हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड इस रिटेन्ड अर्निंग को किधर लिख सकते हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के बेसिस पे इसमें डाला जा सकता है। लेकिन इसी रिटेन्ड अर्निंग को अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखा जाए तो ओन्ड में चला जाएगा। मतलब कि ओनर्स के ही तो पैसे होते हैं ना, प्रॉफिट पे अधिकारी ओनर का होता है। जब ओनर का अधिकार होता है तो रिटेन्ड अर्निंग ओन्ड फंड में चले जाएंगे। क्लियर हुआ? अब बात यह है कि जब ये रिटेन्ड अर्निंग की डेफिनेशंस हो गई, लिखना कैसे है आप देख लो ध्यान से, क्योंकि अब तो रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के तो आएंगे नहीं क्वेश्चंस। देखिए रिटेन्ड अर्निंग पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब वो पोर्शन नेट प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा शेयर होल्डर्स के बीच में। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा शेयर होल्डर्स के बीच में तो करेंगे क्या? तो उसको हम लोग एज अ रिजर्व्स रख लेंगे या फिर री इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप लेंगे हम लोग कि रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। फिर स्टार मार्क बनाकर के एक पॉइंट पुट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड रिटेन्ड अर्निंग इज अ लॉन्ग टर्म टाइप सोर्स। क्लियर हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ ओन। ये सोर्सेज के ही है ना, तो ओन सोर्सेज और बोरोड फंड। ओन्ड फंड वैसे फंड जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनर की तरफ से हो। प्रॉफिट पे अधिकार ओनर का होता है, ये प्रॉफिट ओनर के ही होते हैं, इसको ओन्ड कह दिया जाएगा। तो ओन्ड फंड के बेसिस पे रिटेन्ड अर्निंग उसमें चला जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ये जो रिटेन्ड अर्निंग की जो फंडिंग आएगी वो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए होती है, इसको प्लगिंग बैक प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो ये सब लिखा जाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते हैं अब इसके कुछ मेरिट्स। पहला मेरिट्स बनता है कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और इसको परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल कहा जाता है। सेकंड, नो एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व। कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब बात यह है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगा? वैसे खर्चे जो आप पे करते हो कभी भी अगर किसी सोर्स से फंड ला रहे हो, बस इतना ही अभी जानते हैं हम लोग। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के कॉस्ट चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को, ये सब इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो ये वहां पे पढ़ोगे आप लोग। यहां जानते हैं कि नो एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी भी अगर आप कहीं से लोन लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। एज अ 10%, 15%, 20% आप इंटरेस्ट पे करते हो। अगर शेयर से पैसे ला रहे हो ना, तो वहां पे आपको शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यहां पे उससे आप बच जाते हो। कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा।
तीसरा बेनिफिट हो जाता है एंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम। यहां आप फ्री रहते हो, बैंक वालों ने पैसे दिए नहीं कि वो बार बार क्लेम करता रहेगा, पैसे कोई मांगेंगे नहीं, आपके खुद इंटरनल सोर्स है वो रिटेन्ड अर्निंग, कोई टेंशन नहीं है वहां पे, कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं चार्ज होते हैं, ये बेनिफिट है रिटेन्ड अर्निंग के। तो यहाँ पे एक ग्रेटर फ्रीडम होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है कि आप उस पैसे का क्या कर रहे हो, ऑपरेशनल फ्रीडम होता है वहां पे। फोर्थ क्या होता है, इंक्रीज द बिजनेस कैपेसिटी टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस इफेक्टिवली। फोर्थ इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इजी इसके बेनिफिट्स मैंने लिखा है इधर ताकि आप सबको याद रहे ये चीज। मेरिट्स क्या है लास्ट वाला फोर्थ, इंक्रीज द बिजनेस कैपेसिटी, बिजनेस की कैपेसिटी वो लोग इंक्रीज कर देते हैं। कौन? वो लोग, कोई इंसान नहीं, ये रिटेन्ड अर्निंग से जो फंड हमारे पास जनरेट है उससे हमारे पास एक कैपेसिटी डेवलप्ड हो जाती है कि हम मीट कर सके अनएक्सपेक्टेड लॉसेस इफेक्टिवली। जो भी फ्यूचर में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए जिसको हम नहीं सोच रहे थे और वैसी लॉसेस हो जाए, उस टाइम ये रिटेन्ड अर्निंग हमारी हेल्प करता है। तो ये बेनिफिट रहा रिटेन्ड अर्निंग का, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस आता है हमारा इक्विटी शेयर। सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या आता है? इक्विटी शेयर्स। ये इक्विटी शेयर्स के पार्ट होते हैं। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो वो फंड रेज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इशूड शेयर। अगर वो शेयर इशूड करे तो वहां से भी वो फंड चाहे तो वो ऑर्गेनाइजेशन जनरेट कर सकती है, कंपनी वाली, ठीक है। तो कंपनी अगर चाहे तो फंड जनरेट करेगी विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो बात यह है कि शेयर होता क्या है उसको जान लेते हैं पहले, तब जानेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। ठीक, तो कभी भी कंपनी अगर फंड रिक्वायरमेंट चाहती है, मतलब अगर कोई कंपनी अगर चाहती है कि हमारे पास फंड की रिक्वायरमेंट है और वो फंड विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ शेयर करो, तो पूरी कंपनी की जो कैपिटल होती है, मतलब जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस को रन करने के लिए, उस कैपिटल को छोटा छोटा पार्ट कर देता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट को एक शेयर कहा जाएगा जो कि मार्केट में इशूड किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग अगर किसी भी चीज को छोटा छोटा पार्ट कर दे तो एक उसका जो छोटा पार्ट होगा उसको शेयर्स कहेंगे। जैसे देख लो ध्यान से, अगर मान लिया जाए कि ये पूरा एक हमारा केक है, अगर इस केक को छोटे छोटे टुकड़े में पार्ट कर दे, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, तो ये जो एक छोटा सा टुकड़ा हुआ इसको क्या कह दिया जाएगा? शेयर कह दिया जाएगा। आप घर में मांगते भी हो, कोई भी चीज अगर घर में आए तो कहते क्या हो कि मेरा शेयर किधर गया, मतलब मेरा हिस्सा किधर गया। यहां कंपनी जो है ना अपने कैपिटल को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो छोटे छोटे पार्ट का जो एक छोटा टुकड़ा हुआ उसको क्या कह दिया जाएगा? शेयर कह दिया जाएगा। एक शेयर इधर हो गया, ये भी एक शेयर है, ये भी एक शेयर है, ये भी एक शेयर है। मान लिया जाए कि 1 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट है फर्म को, तो एक इंसान 1 लाख रुपए नहीं दे सकता है, तो मार्केट में इस छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 पार्ट किया गया, मतलब 10-10 हजार के एक शेयर्स बना दिए गए। अब कोई इंसान उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो जैसे ही शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो उस कंपनी का क्या हो जाएगा? ओनर हो जाएगा, लेकिन वो इक्विटी शेयर खरीदेगा तब। तो शेयर्स की डेफिनेशंस क्या हो गई यहां पे? द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर्स। जब कंपनी के कैपिटल को, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। जब
कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर, जब कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे, तो उस छोटे से टुकड़े को क्या कह देंगे? शेयर्स कह देंगे। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर्स। और वो पर्सन जो इस शेयर्स को रखेगा अपने पास, यानी कि जो परचेज करेगा शेयर्स को, उसको क्या कह दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स। द पर्सन होल्डिंग द शेयर्स इज नोन एज शेयर होल्डर्स। और मैं बता दूं आपको कि शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। यहां देख लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स होता क्या है। इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या बोला गया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? दे हैव राइट टू वोट, इसको वोट देने का अधिकार होगा, एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, और इसको मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा। इसको आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। किधर लिख सकते हो? इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। और थोड़ा अगर और ज्यादा जानना है तो नीचे और दिया गया हुआ है, दोज शेयर्स व्हिच डोंट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट्स, वो शेयर्स जो कोई प्रेफरेंशियल राइट कैरी नहीं करता हो। प्रेफरेंशियल राइट कैरी नहीं करता होगा मतलब क्या? कि वैसे शेयर होल्डर्स जो कंपनी में पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसके पास ये प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है कि उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स इज द ओनर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का वो ओनर होता है, और ओनर को सबसे लास्ट में मिलेगा प्रॉफिट। अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो कोई प्रेफरेंशियल राइट ये नहीं रखता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये प्रेफरेंशियल राइट रखता है डिविडेंड लेने का। नो एनी प्रेफरेंशियल राइट कैरी in the payment of annual dividend and repayment of capital at the time of liquidation। यहां तक कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो उस कंडीशन में भी इनके कैपिटल भी इसको ना मिले। जैसे कि अगर 10,000 हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो कोई गारंटी नहीं है कि मुझे वो 10,000 वापस मिल जाए। अगर हमने इक्विटी शेयर परचेज कर रखा है तो